कम से कम इसमें समय लग सकता है। सेट 346 FU इसका नाम है, 346 FU। इसका सवाल जो है चौथे का गा, चौथे का गा जो है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को लिखिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को लिखिए। गॉस की प्रमेय फिर आई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये देखिए फिर आया, ये तुमने पढ़ा है, ये हमें गॉस की प्रमेय फिर हमने बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई टोटल उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमने फिर बताया आपको, बार बार आता है। इसका मतलब है फाई टोटल बराबर Q/ε0। ये हमने तुम्हें सिखा दिया। क्यू इन चार्ज इन अंदर चार्ज, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, ये हम बार बार ये फ्लक्स का डिफिनेशन आता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद कर लो, बार बार आ रहा है। अब बताया किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र प्राप्त करना है। एक आवेशित प्लेट, बताइए इंग्लिश में क्या लिखा था? हाँ, द टोटल, रोज हम लिखते हैं, याद कर लो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग क्लोज सरफेस, पासिंग इन है क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज Q है इन क्लोज्ड बाई सरफेस। ये हमने तुम्हें रोज, हम देखिए हर सेट में लगभग ये नियम आ ही जाता है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट बहुत है। हर सेट में है। अब इसके बाद हमें एक डेरिवेशन करना इसमें है, किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी हमने करवा दिया था कि एक प्लेट है, अब याद करो, एक प्लेट है, उस पर एक चार्ज पूरी प्लेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये हमने बताया था आपको कि नहीं? एक प्लेट है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी प्लेट में, तो पूरी प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कहा अगर गॉस बाबा को लगाना है, गॉस नियम लगाना है, तो इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा। बिना क्लोज सरफेस के अंदर बंद किए E.dA नहीं लिख सकते। एक चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा, इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा, ये हमने बताया था नियम। तो इसके लिए हमने कौन सी सरफेस चुनते थे? बेलन, एक सिलेंडर चुनते थे, याद करो। इसके लिए कौन सी सरफेस? एक सिलेंडर चुनते थे। और फिर हमने तुम्हें क्या बताया था, इस सिलेंडर के, अपना अनसाल्ट मिला तुम्हारा कि नहीं? जीनस के पास खाली हंगामा फैलौती। जो भी चार्ज है,
अगर उस पर ई डॉट डी ए लिखना है, जितने भी हमने डेरिवेशन 3 किए हैं, तीनों पर हमने डेरिवेशन बताए हैं, उनमें सब में ई डॉट डी ए लिखना है। और ई डॉट डी ए लिखने के लिए इस सरफेस चार्ज को हमें क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना होगा। यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर हमेशा होता है, जैसे ये सरफेस है ये, तो इसके एरिया वेक्टर बाहर की ओर लंबवत होगा। तो यहाँ पर हम अगर ये चुने तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लंबवत, यानी क्या लिखेंगे? डी ए वेक्टर, क्या डी ए बाहर। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी होती है, हम देखो कर सब लेंगे, हमने तुम्हें दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाएंगे, परीक्षण आवेश लाएंगे, जिस पर आवेश होता है प्लस, और ये प्लस अंदर है तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, इसीलिए विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी? इधर। इधर भी एरिया वेक्टर इधर, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर है, तो वेक्टर होने के कारण इसको हम इस पर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। और ध्यान रखना है हमें क्या लिखना होता है? गॉस की प्रमेय से ई डॉट डी ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। सब में हमने यही लिखा है। और उसके बाद हम लोग ये ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। बार बार ये पीछे वाला लड़का बैठे, अभी के बाद में पूछेंगे गुरुजी इंपॉर्टेंट का यार कितनी बार आ गया बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये सब। ये यहाँ पर सीट ले लो, यहाँ पर वहां पर रख लो ई डॉट डी ए। अब देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में कोण कितना होता है? थीटा बराबर 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ई डी ए कॉस 0 बराबर क्या लिखेंगे? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 का मान 1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए कॉस 0 का मान कितना? ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है, थीटा 1 है, तो क्या लिखेंगे? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। एक हमने बताया था कि अगर तार है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, आप देखिए आवेश होता है, एक चार्ज है तो उस पर होता है आवेश का रेखीय घनत्व, वो आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, और आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग काहे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो देखिए प्लेट के लिए सिग्मा, एक तार के लिए लैम्डा, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा ए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये 3 में से एक डेरिवेशन आपके लिए जरूर आएगा, और फिजिक्स के कम से कम जब तक हम 5 या 6 सेट नहीं कर देंगे तब तक समझ लो बेकार, तब तक बनेगा नहीं। और ये हमारे पास आ गया है, तो ई डॉट डी ए, ई बाहर, हर सेट में हमने क्या किया था? ई बाहर और डी ए अंदर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एक बात और लिख देंगे इसमें, देखिए ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसमें लिखेंगे माना एक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये खाली यहीं से लिखना चालू नहीं करेंगे, इसमें भाषा भी ऐड करेंगे, हमने लिखाई है। माना एक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। इस प्लेट के निकट कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पी बिंदु है, तथा इधर आर दूरी पर एक पी डैश बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे ये बातें लिख के आएंगे, खाली ये लिख दो, कट कर सकते नंबर। समझ में बात आई? तो पूरी बात लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक। कोई लिखने वाली बात नहीं, जो कहे जो प्लेट उलेट है उसी पर लिखिए। तो कितना हो जाएगा? ई, फिर हमें मत बताइए डी ए का कितना, डी को सांप खाई है, समाकलन में क्या बचा? ई, और बराबर कितना बचा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया है, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ई ए बराबर कितना? सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे? ई ए, क्यू की जगह, सॉरी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन ये प्लेट के दोनों तरफ है। ये P पर हमने निकाला है P एंड P डैश, अरे दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ के लिए हमने बताया था, हमने डायरेक्ट लिख दिया है बोथ साइड्स। इतना ही फील्ड जो है इधर भी है, तो इधर के कारण इसको हम कितने से गुणा कर देते थे, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ जाता है, 2 बटे गुणा में लिखा है, काहे में आ जाता था, भाग में, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर आ गया है। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने लिख दिया है। तो ये हमने लिख दिया है। ये वो लड़की कल आई रहा कि नहीं, विद्या मंदिर वाली, आई रहा, हाँ, तो चलो आज नहीं करेंगे फोन, ये बच्चा कम से कम रिजल्ट बनाएंगे, कल करते हैं। अब आज से सवाल है, इसमें होंगे नहीं, तो देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल के लिए हम पहले इसको हम पढ़ाएंगे, जैसे हमने कल पढ़ाया है। पहले अगले सवाल के लिए हम इसको पढ़ाएंगे, फिर बाद में हम बात करते हैं। फिर ये देखिए, ये तो सेल पर सवाल आ गया, एक सेल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ाया था। एक देखिए 5वें का जो सवाल है, हमने सेल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, सीरीज एंड पैरेलल, उसी पर सवाल है ये 5वें का। लेकिन ये वाला सवाल हम पहले पढ़ाने से पहले 5वें का, चौथे का घा लगाने से पहले इसको हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा। पहले 5वें का या हम देख लेते हैं, ये सवाल हमारा छोटा हो सकता है। इसमें हमें क्या लिखना है, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता समझाइए। ये तो हमने ग्राफ बनाया था, याद करो, ये हमने ग्राफ बनाया था ऐसे करके बनाया था, इंटेंसिटी और इसके बीच में, तो उसी के बारे में हमें लिखना है, आवृत्ति। थोड़ी सी बात लिखना, आवृत्ति यानी आवृत्ति बढ़ने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये थोड़ी सी बात लिखनी है, आवृत्ति बढ़ने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और तीव्रता बढ़ने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ये हमने तुम्हें वहां पर पढ़ाया था, कहां पर, जहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, ग्राफ बनाए हैं, डेली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखी है, डेली तरंग दैर्घ्य लिखी है, ये W बराबर h0 0 लिखा है, वहीं पर एक ग्राफ बने हैं। तो ये बात याद करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, व्हेन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, जब हम वहां पर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हम पूरी बात हमारे पास जगह नहीं, हम लिखेंगे नहीं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी। और इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता जब इंक्रीज करेंगे तो ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये 2 बातें हमें याद रखना पड़ेगा। अब 2 बातें याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास है, ये सेल पर है, सेल का सवाल है। सेल के सवाल को हमें लगाने के लिए ध्यान रखना होगा कि सेल का ये हम सवाल कैसे लगाएं। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, जब हम पैरेलल सीरीज में जोड़ते हैं तो सेल से अधिकतम धारा, उसके लिए हमने 2 केस पढ़ा है। आर का मान बड़ा होता है स्मॉल आर से, स्मॉल आर का मान बड़ा होता है कैपिटल आर से, लिखा वहां पर कि नहीं? अगर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम चित्र बना के तुम्हें समझा दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सभी लोग समझ चुके होंगे। ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, सेलों का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सेलों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारा जो है, इसमें बन नहीं रहा का ई, ये सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है। एक दूसरी सेल जुड़ी है
उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, ई है। एक तीसरी सेल ऐसे n सेल हमने बताई थी, वहां पर हम जोड़ते थे। कितनी सेल हमने जोड़ी थी वहां पर, n सेल जोड़ी थी, याद करो। वहां पर हमने n सेल जोड़ी थी। यहाँ पर कल मार्कर रहा है, कल गायब हुई गो, एक बल्ब गायब हुई गो, एक मार्कर गायब हो गया। का तुम जानते हो यहाँ ये हमारे पास। और हमेशा ध्यान रखना, सेल के बगल में ही एक चीज लगी होती है जिसको नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के बगल में ये हमारा पास कैपिटल आ रहा है। अब हमें इस सवाल में पूछा है चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। कहा है, हाँ, चालक का प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ाने पर, पहले तो हम ये लिख देते हैं, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये बात थोड़ी सी याद रखना है, प्रतिरोध बढ़ता है। और ये कहाँ से मिलेगा, R बराबर ml बटे NE स्क्वायर A टाउ से। R बराबर ओम का नियम यहाँ पर डेरिवेशन किया है। हालांकि पूरा हम लिख देंगे एक दिन पूरी, लेकिन यहाँ पर हमें केवल इतना बताना है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर ताप हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमें क्या करना है, अगर हमें इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस क्या यार चलते नहीं, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जाओ ये मार्कर मंगाए का हो। अब हमें अगर उस चीज का ज्ञान है, किसका, देखिए बैटरी धारा किधर से चलेगी, इधर से, इधर को चलेगी। अगर हमें ज्ञान है कि हमने सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो धारा कितनी आई थी, समांतर क्रम में जोड़ा था तो धारा कितनी आई थी। निखिल कहाँ है, श्रेणी क्रम में धारा कितनी थी जब सेल को जोड़ा था, है अब आ गया वो, आज तुम्हें देखें वो श्रेणी क्रम में धारा कितनी आई थी। अरे चलने दो यार, हम ये कुछ ना बंद कर। श्रेणी क्रम में धारा कितनी आई थी जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, आप बताइए। सेलों को जो हमने से आए, सर तुम बताओ। हाँ यस, ये छड़ी उठा लड़की, ये हवा होने रखी दो है, यहाँ वो यहाँ वो इधर आई जी बराबर हीट स्टोन से तो पड़े रहे हो। जब पीछे बेसिक ही नहीं मालूम तो क्या पढ़े। देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहां पर बेसिक पढ़ो, बेसिक उस पर आओ सोफा पर। तुम अपने भैया तना हमें फिर मट्टी मिलाई दो, हमें मट्टी में ना मिलाई दियो तो कहियो। हाँ देखिए गुस्सा जितनी आयत बनवा तो मरी। देखिए दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए और परिपथ में धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में हमने बताया था कि n सेल थी, तो ये देखिए श्रेणी समांतर, हंसाओ ना, नहीं क्लास ले है कस के तुम्हारी हम। चलिए तुम बताओ, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदल जाती है तो एक सेल का विद्युत वाहक बल हमें याद करो। एक सेल लिखा था कि नहीं, एक सेल का विद्युत वाहक, आज तुम्हारे घर शाम फिरी, एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, हाँ EMF
ऑफ वन सेल, याद करो बराबर कितना ई। कितनी सेलें हैं यहां, अंधे हो? 3। 3 सेल का विद्युत वाहक बल, 3 सेल का विद्युत वाहक बल। अब बार बार थोड़ी हम वो समझाएंगे पीछे का कैसे हुआ है, कितना लिखेंगे, वहां पर एन ई लिखा था और यहां पर कितना लिखेंगे 3 ई। ठीक है, ई एम एफ ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो गया 3 ई। कुल प्रतिरोध याद करो, सभी सेल बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेजते हैं, सभी सेल बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेजते हैं, सभी सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में धारा सेंड करते हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना हम लिखते थे, याद करो, आर प्लस कितना लिखेंगे भाई, अरे कई आर हैं रे, आर 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 श्रेणी क्रम में है, तो आर प्लस कितना लिखेंगे 3 आर। वो पढ़ो जाके, तब ये समझ में हो, वो नहीं पढ़े तो उसमें हमने 2 केस लिए हैं, आर प्लस 3 आर। तो धारा का मान कितना, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध। याद करो, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, आई बराबर टोटल ईएमएफ, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बटे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। आई बराबर टोटल ईएमएफ कितना है 3 ई। उसी पर देखिए, सवाल कोई जरूरी नहीं जो कॉपी में लिखा है वही आ जाए, सवाल बदल जाते हैं। 3 ई बटे टोटल रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस 3 आर। ये देखिए हमारा पास बन गया आर प्लस 3 आर। इसमें हमने किसको 0 किया था, जब अधिकतम धारा हमें चाहिए थी, इसमें ये भी मालूम होना चाहिए किसको धारा चाहिए। अधिकतम धारा के लिए हमने, याद करो, यही चित्र पढ़ो जाके, उसमें हमने किसको जी बड़ा माना था, कैपिटल आर, स्मॉल आर से बहुत बड़ा है। केस फर्स्ट देखो जाके, तो कितना हो जाएगा 3 ई बटे आर प्लस 3 गुणे 0, क्योंकि आर बहुत बड़ा होता है स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर को 0 मान लेते हैं। कह रहे दिमाग है तुम लोगों ने, कहा है 3 ई बटे आर, यही हमारे पास अधिकतम धारा के लिए सूत्र बन गया। ये दिमाग का खाते रे, कुछ खाते पीते कि ना, लौकी तो रह गया ऐसे हुई जी हो। हाँ चलिए, ये बात समझ गए कि नहीं है? अब इसका सेल का सीरीज और से देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल समझना है, हमने तुम्हारे समझ में आया कि नहीं? जहां पर हमने सेल पढ़ाया है, वहां पर एक हमने पढ़ाया श्रेणी, वहां पर हमने एक पढ़ाया समांतर। उनको पढ़ो पहले, तब ये ऐसे सवाल कितने भी उसी पर सवाल बना के भेज दिया है, श्रेणी और समांतर पर सवाल बना के भेज दिया। बहुत जूता मरी है, जान लीजिए। अब बहुत खिसियाई जाते हैं, या तो पैसा जमा हो तो हमें बहुत हंसी लगता है। हम बवाल वाले लोगों से बहुत नाराज रहते। हाँ, सेल हमने जहां पर पढ़ाया है वहां पर समांतर पढ़िए, वहां पर श्रेणी पढ़ो जाके आज, तब इस पर जितने भी देखो उस पर सवाल पेज बना। फिजिक्स में तुम कहो वही जो कॉपी में पढ़ाया वही नया है, देखो वहां पर हम श्रेणी समांतर पढ़ाया है, उस पर सवाल बना के भेज दिया, क्या कर लोगे? इसमें सवाल बनते बहुत हैं, इसमें सवाल बनते बहुत। घर की स्टोरी है, मैं क्या लिखी हो बता, तुरंत जो कुछ घर की स्टोरी लिखी तुरंत कट कर दे, काम खत्म हुई तुम्हारा वहीं। अगर वो तुमने पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए, 5वें का खा प्रश्न, 5वें का खा प्रश्न, बायोसेवर्ट का नियम कितना है जो ना मालूम? तुम एक सवाल नहीं बताए तो हम बहुत। हाँ देखिए क्या क्या दिया, बायोसेवर्ट के नियम पर सवाल पूछ दिया कि ये कोई करंट एलिमेंट है, यहाँ से P बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी। याद करो, इस अवयव का नाम हम लोग क्या लिखते थे, डेल डी एल या डेल्टा एल, याद है कि नहीं?
किसी धारा अवयव के कारण, ये करंट एलिमेंट है, धारा अवयव के कारण, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वायु का सिवट नियम लिखिए। लिख देंगे कि नहीं? धारा अवयव मूल बिंदु पर स्थित है, 10 एम्पियर की धारा, आई बराबर कितना लिखेंगे? आई बराबर 10 एम्पियर की धारा, आई बराबर 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर 10 एम्पियर की धारा बह रही है, बाई एच पर 0.5 की दूरी पर। गलत तरीका से पैदा हुए होंगे और पढ़ाएं एडमिशन जबरिया। जब लड़का का मन ना हो पढ़ने का, उसका एडमिशन ना कराओ। हम तो खुद ही कह रहे हमारा लड़का नहीं पढ़ेगा, हम साले एडमिशन ही नहीं करेंगे। जब उसका मन ही ना है, स्कूलों में जाएगी लेटर लीजिए इधर उधर, अब बदतमीजी करिए, उससे क्या हासिल होना? इतने लोग पढ़े हैं, तुम पढ़ाई करके क्या हासिल करना चाहोगे? तुम पढ़ाई करके क्या कर ले हो? जब इतने होशियार होशियार लोग पढ़े, तुम्हारा क्या हुए? हम कंपटीशन देने जाएंगे, तुम जई हो या बहुत लोग और भी, हम लोगों ने क्या हुए जब बीच वाले का? तुम पढ़ के करिए हो का भाई? सत्यवती आए गए तो डिग्री खरीद लो। नहीं, पढ़ाई तुम्हारा कोई तत्व निकलने वाला है, कुछ पैसा पैदा हुई है इसे, तो पढ़िबे ना करो। हम साफ बताओ दें, अगर तुम्हारे दम ना हो कि पढ़ाई पर ध्यान देने का, पढ़िबे ना करो। इस जमाने में बस इंटर पास कर लो बारात तुरात के लिए, कोई फायदा नहीं निकलेगा। कितनों तुम मोटरसाइकिल नचाबो, कितनों स्कूटी नचाबो, फायदा कुछ नहीं होने वाला। बस अब लगी है मिलिट्री पुलिस बनाए। पहले मिलिट्री पुलिस में आसान रहा है, अब वो होम पेपर होने लगे, लगी है वो होम नहीं। मिलिट्री पुलिस की सबसे आसान नौकरी होती है और वो होम नहीं लग पई हो, समझ गए? पता लगे अगर पेपर करने वाले हो तो बॉडी नहीं है, तो ये समझ लो खाली पढ़ाई ना करो, इंटर के बाद छोड़ दो, गन्ना जोतो। भाई तुम्हें बता, जय सब चाहिए और सब चाहिए, तुम्हारा कंपटीशन तुम का पेपर में करियो, हर पेपर में, हर नौकरी में पेपर, कोई फायदा ना निकलना, खाली खेलोगे, पढ़ाई छोड़ दो, पैसा बर्बाद हुई है इससे। और तुम सोचोगे, बहुत लोग हमारे गांव सोचे अलीगढ़ में हुई के तुम गन्निया गांव गन्ना बेचियो। हम तुम्हें बताइए अलीगढ़ की तो मान्यता खत्म कर दीजिए थोड़े दिन बाद, हम तुम्हें बता दिए। अब की भाई टीजीटी में ऐसा नियम निकाल दिया सरकार ने कि जो टीजीटी में वही लोग डरे हैं जो संस्कृत से हुए हैं, वो आधे बाहर हुए गए। और हुआ तो एक सब्जेक्ट से कहूँ जामिया अलीगढ़ में कहूँ बीएससी ऑनर्स कराओ, उनको पता लगा तो एक ही सब्जेक्ट चलते, यहाँ लखनऊ में अपने तीनों चलते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक छोड़ दो सेकेंड ईयर में, वो थर्ड ईयर में फिजिक्स मैथ रह जाए, फिर भी एमएससी कर लो। बहुत धुआं की झंझट है। वहाँ से आने के बाद कोई जाने के बाद सोचे कि हमारी नौकरी लग गई, ना है काम तुम्हें वही करना है, टेट करना है, सीटेट करना है, पुलिस का फॉर्म देना तो वो भी काम करना है? कुछ ना होना। जब तक खुद से मेहनत ना करियो तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, समझ गए? हाँ, खाली नाम के लिए पढ़ते हो और बेइज्जती हुई है जब डल्लप मिल लेके जी हो। तो पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ी लो, किसी के फायदा कोई ना निकले। हाँ, ने बाद में इंटर बाद सोचियो डी फार्मा कर लें, मेडिकल खोल लेंगे, बस यही काम हुई है। अब पूरी दुनिया में जो पहले हमारे गांव में ड्राइवर रहा है, सबसे बड़े आदमी रहा है, हम आज समझाई दिए तुम्हें। हर जही को लड़का पैदा होता कहा तो ड्राइवरी सिखाई दो, इनके यहाँ बहुत पैसा है। आज घर घर ड्राइवर हो गए, ड्राइवर चले गए सब दिल्ली, है ऐसा कि ना? लोग ड्राइवरी छोड़ ही रहे, कहा ड्राइवरी नहीं करें। तो ऐसे तुम सब डी फार्मा पूरी दुनिया कर ले है तो पेड़न पर मेडिकल हुई है। हम सही बताई दिए, वो पेड़न पर मेडिकल में कहीं के हम दवाई लें, कहीं के तुम ले। ये हम हैदराबाद वाले को समझाओ दें, दिमाग ना लगाओ तो बस सोचे मेडिकल कर लेंगे। मेडिकल कहीं के अगर हमारे गांव पूरा गांव डी फार्मा हुई, वो जो सारो पैदा हो डी फार्मा। हाँ, कुछ आगे पढ़ाई के बारे में सोचो, जो हम बोल रहे हैं कैच करो, कुछ बढ़िया डिग्रियां करने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ, ऐसे काम नहीं चलिए। किसी वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वायु सेवर्ट का नियम लिखिए। हमें वायु सेवर्ट का लॉ लिखना है, रूल निकलना है।
डेल्टा एक्स आई कैप मूल बिंदु पर स्थित है, कोई बात नहीं, आई कैप हमेशा एक्स अक्ष पर होता है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है अवयव के कारण वाई एच पर 0.5 मीटर की दूरी पर। अच्छा, आर लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। ये डेल्टा एक्स लिखें या डेल्टा एल लिखें या डी एल लिखें, बात एक ही है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, 1000 बार समझाया कि भैया पढ़ी लो। तो क्या फार्मूला? V बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे, और थीटा का मान यहाँ हमेशा हमने कहा 90 लेना है। तो B बराबर μ0/4 पाई, सब लोग जानते हैं कितना होता है, 10 की पावर -7। आई का मान दिया है, देखिए DL का मान दिया है 1 गुणे 10 की पावर -2, साइन थीटा साइन 90 का मान 1 होता है, और बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.5 गुणे 0.5। चलिए, बायो सेवर्ट का नियम मालूम है? सरकार करवा ले भैया बायो सेवर्ट का नियम, ये भी ना याद है? बायो सेवर्ट का नियम ना मालूम, तुम्हें मालूम है? तुम लोगों ने कोई मालूम है तो बायो सेवर्ट का नियम? यही बायो सेवर्ट का नियम है भैया, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कुछ तो याद करो। B बराबर 10 की पावर -7 गुणे 10 गुणे 1 गुणे 10 की पावर -2, कुछ तो याद कर लो बेटा। कैसे पास हुई हो? 0.5 गुणे 0.5, ये दशमलव हटाओ, ये दशमलव हटाओ, 2 दशमलव हटाओ, कितने जीरो बढ़ा दें? 2। तो 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, 5 एकन्ना 5, 5 चक्कू 20, 20 4 आ गया है। अब 4 से गुणा करो, कितना आंसर हो जाएगा भैया? 4 गुणे 10 की पावर -7, और देखो एक घात है +1 और ये -2 घात, ठीक है। तो B बराबर कितना हो गया? 4 गुणे 10 की 7 2 9, टेस्ला टकला माइनस का 8 टेस्ला। तुम्हारे बापों ना बचाई पिए। तो इस बार शादी करवैया हमारे ये बचा है चौथे का घा। हम किताब लेके आए हैं उनको समझाने के लिए। पहले हम चौथे का जैसे वो सवाल कल लगाया हमने समझाया तुम्हें, फिर वो समझ में आया खूब। इसी प्रकार ये चौथे का घा, बस ये आगे वाले सवाल बहुत आसान है, बस ये हो जाए। जैसे सामान्य नए अर्धचालकों के मिश्रण का क्या उद्देश्य होता है बताइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक हमने पढ़ा था निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या था? एक बाह्य अर्धचालक, एक निजी अर्धचालक। हाँ, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना मिली हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निजी अर्धचालक। निजी अर्धचालक का मतलब क्या है? जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, जिनमें कोई अपद्रव्य ना, कुछ हमने आर्सेनियम गैलियम कुछ लिखा नहीं, कोई अपद्रव्य ना मिला हो, क्या कहलाता है? निज अर्धचालक। निज अर्धचालक अर्धचालक कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं? निज अर्धचालक। व्हेन एनी इम्प्योरिटी इज नॉट एडेड, व्हेन एनी इम्प्योरिटी, व्हेन एनी इम्प्योरिटी इज नॉट एडेड, अगर कोई भी इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं है, तो वो कैसा होगा? निज अर्धचालक। लेकिन इसमें हमें जवाब ये देना है कि बताओ क्या उद्देश्य इसका है, इनमें मिलाने का क्या उद्देश्य है? अपमिश्रण में, अपमिश्रण करते हैं जब हम कुछ मिलाते हैं, काहे के लिए कर देखते हैं? काहे के लिए करते हैं? कुछ मिश्रण करते हैं, काहे के लिए करते हैं?
है? अरे करंट ज्यादा निकले तभी तो मिश्रण करेंगे, हैं? कुछ हम उसमें आर्सेनिक मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं, उसका नियम, उसको क्यों मिलाते हैं? उसकी चालकता बढ़ जाए, है ना? चालकता बढ़ जाए, तेज चले करंट, उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो उसमें हम मिलाने का क्या है, मिश्रण का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। काहे के लिए हम लोग मिश्रण करेंगे? चालकता बढ़ाने के लिए। काहे मिश्रण, इसमें मिश्रण का उद्देश्य क्या है? चालकता बढ़ाने के लिए। कोई चीज का धुआं ध्यान ही नहीं देता, तभी सवाल समझ में नहीं आता। जो वहां बेसिक पढ़ाएगा चालकता बढ़ाने के लिए, पीएन संधि डायोड को अग्र तथा पश्च दिशा में अभिलक्षणी वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख बनाइए। तो बनाया था कि नहीं पीएन संधि डायोड को? क्या था? ऐसे करके ये बना है, हैं? ये यही चित्र बनी है। ये है फॉरवर्ड करंट। अरे अब यहाँ पर जगह ना है हमारे पास, यही चित्र बनेगा। अरे वो भी बनाया है, पीओएन वाला बनाया, ये भी बनेगा। इधर इधर करंट बढ़ जाएगी, इधर भी करंट बढ़ जाएगी। ये पीएन अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत के लिए चित्र बनेगा। तो अग्र अभिनत क्या होता है बताइए? अग्र अभिनत, हाँ, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? अग्र अभिनत। पी को किससे जोड़ोगे? पी को किससे जोड़ेंगे? तो देख कुछ पढ़त नहीं करे, रोको।